बीबीसी दुनिया में आज देखिए यूक्रेन के सामने नई चुनौती। राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे होने के बावजूद नहीं रुक पाई रूस यूक्रेन जंग। ट्रंप ने किया था 24 घंटों में जंग रुकवाने का वादा। जंग रोकने को बेताब हैं यूक्रेन के लोग, लेकिन क्या है उलझन, दिखाएंगे। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे 100 दिन बाद ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं अमेरिकी, और साथ ही देखेंगे इराक के उस खतरनाक इलाके में किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं कुर्द, जिस पर है तुर्की का कंट्रोल। वियतनाम युद्ध खत्म होने के 50 साल पूरे। जानेंगे कैसे एक हुआ था 2 हिस्सों में बटा ये देश, और इस जंग को कैसे देखते हैं वहां के युवा। अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो अमेरिका के इतिहास के सबसे कामयाब राष्ट्रपति रहे हैं। ये बात उन्होंने मिशिगन में आयोजित एक रैली में कही। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर उठाए अपने कदमों की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप लगातार राष्ट्रपति पद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सर्वे करवाने वाले संगठन गैलप के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता में कमी आती दिख रही है। गैलप के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 2 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्हें 100 दिन बाद आधे से भी कम जनता का समर्थन मिला, और ट्रंप इनमें से एक है। सिर्फ 44% अमेरिकी ट्रंप से सहमत हैं। मिशिगन में ट्रंप ने क्या कहा, आइए वो देखते हैं। We're taking back our country from a sick political class. हम देश को उस राजनीतिक वर्ग से छुड़ा रहे हैं जो अमेरिका को बेचकर और उसका खून बहाकर अमीर हुआ है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे 4 साल शानदार रहे थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से बेहतर थी। शेयर बाजार 88% ऊपर गया था। हमने बहुत अच्छा काम किया, और अब हम और बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो राष्ट्रपति का पद संभालते ही यूक्रेन जंग को रुकवा देंगे। उनके कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं, और ये जंग पहले से भी तेज हो गई है। रूस ने अगले हफ्ते 3 दिनों के संघर्ष विराम का ऐलान किया, और इस बीच अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि फिलहाल यूक्रेन उस जमीन को भूल जाए जो रूस के कब्जे में है। क्या यूक्रेन के लोगों को यह प्रस्ताव मंजूर है? देखिए ज़पोरिज़िया से बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर की रिपोर्ट। ये आग कभी नहीं बुझती। ज़पोरिज़िया में स्टील के इन बड़े प्लांट्स और पूरे इलाके से लाखों यूक्रेनियों के फिर घर जाने की बेताबी बढ़ती जा रही है, और साथ ही बढ़ रही है इस जंग को खत्म करने की चाहत। मगर जंग की क्या कीमत चुकाई जाए, इस पर सबकी राय अलग है। मेरे सारे रिश्तेदार रूस के कब्जे वाले इलाके में हैं। ये जानकर मुझे कैसा लगता है। पहले तो मैं रूस को अपनी जमीन देने के हक में नहीं था, लेकिन अगर इससे जंग रुकती है तो मैं दे दूंगा। उन इलाकों से जंग खत्म हो जाएगी तो उन्हें वो लेने दीजिए। यहाँ ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवाजें लगातार आती रहती हैं। कई लोगों को लगता है कि संघर्ष विराम समझौता नहीं टिक पाएगा। मैं स्टील प्लांट के मेन रूम में हूँ, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जंग लड़ी जा रही है। लेकिन ये जगह यूक्रेनी उद्योग, उसके मनोबल के लिए बेहद अहम है, और साथ ही रूस के लिए ये जगह हमले का एक अहम टारगेट है। फ्रंटलाइन पर मिताली जैसे सैनिक यूक्रेन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। इतने संघर्ष के बाद वो नहीं चाहते कि उनकी जमीन रूस को दे दी जाए। आप इस आधुनिक युग में आकर किसी का घर कैसे छीन सकते हैं? मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ अब रूस का कब्जा है। मैंने अपना घर, दोस्त, रिश्तेदारों को छोड़ा और यूक्रेन के लिए लड़ने, उसकी हिफाजत करने यहाँ आया हूँ। मैं अपनी जमीन देने के हक में नहीं हूँ। अब जो भी फैसला लिया जाएगा उसका असर अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। नटालिया का बचपन जिस घर में गुजरा वो रूसी कब्जे वाले इलाके के पास है। वो जानती हैं कि उनका बेटा टिम शायद उस घर को कभी नहीं देख पाएगा। बेशक देश का विभाजन करना अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन हर दिन लोग मर रहे हैं, हर मिनट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे रोका जाए। इसे किसी तरह रोका जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो कैसा महसूस करेंगे। वो पहले से ही जूझ रहे हैं वहाँ जिंदा रहने के लिए, फिर अपने देश वापस जाने के लिए। ये उन्हें हताश कर रहा है।
ऐसा कोई फैसला नहीं है जो हर किसी को पसंद आए। रूस के साथ जंग 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। संघर्ष विराम के इस प्रस्ताव पर फैसला लेना भी किसी जंग से कम नहीं लग रहा। बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर की रिपोर्ट। और अब रुख इराक का। बीबीसी की टीम उत्तरी इराक के उस इलाके में पहुंची जिसे वहां के लोग फॉरबिडन जोन कहते हैं, यानी वहां जाने की मनाही है। बीबीसी की ये पड़ताल उत्तरी इराक में तुर्की की बड़े पैमाने पर बढ़ती सैन्य मौजूदगी की हकीकत दिखाती है। तुर्की का मानना है कि उत्तरी इराक में उसके सैन्य अभियान के निशाने पर कुर्दों का चरमपंथी संगठन PKK है, जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी कहते हैं। इसे ब्रिटेन और बाकी कई देशों में बैन किया गया है। 1984 से यहाँ संघर्ष चला आ रहा है, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में कई आम लोग हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सिमोना फॉल्टीन की रिपोर्ट। स्थानीय लोग इसे फॉरबिडन जोन कहते हैं, यानी यहाँ आने की मनाही है। ये इलाका तुर्की और कुर्द संगठन PKK के बीच संघर्ष की मार झेल रहा है। अधिकारी आम लोगों को यहाँ आने से मना करते हैं। अगस्त 2023 में हाशिम शाकर और उनके भाई अलान इस्माइल 2 बार तुर्की के हवाई हमलों की चपेट में आ गए। वो तुर्की का ही प्लेन था। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान में बस तुर्की के ही हमले होते हैं। यहाँ पर मिसाइल अटैक होते हैं। हाशिम तो बच गए, लेकिन 24 साल के अलान की मौत हो गई। हाशिम कहते हैं कि उनका PKK से कोई नाता नहीं है और वो नहीं जानते कि उन्हें और अलान को क्यों निशाना बनाया गया। अलान के परिवार वाले अब एक मानवाधिकार संगठन की मदद से मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इराकी और कुर्द कानून के तहत जंग में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिलता है और उनका परिवार आर्थिक मुआवजे का हकदार होता है। कुर्द सरकार की आलोचना हो रही है कि वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। वो अपने गांव में मारे गए, अपने खेतों में, अपने घरों में। जब वो गाड़ी चला रहे थे तब उन्हें मार दिया गया। वो लोग PKK के नहीं थे, वो कोई हथियारबंद लोग नहीं थे। तुर्की ने हमले करने से इनकार किया है। मुआवजा इस पर निर्भर करेगा कि अलान के डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा होता है। अलान की मौत के दिन दर्ज की गई वो पुलिस रिपोर्ट हमारे हाथ लग गई, जिसमें कहा गया है कि एक तुर्की ड्रोन इसके लिए जिम्मेदार था। पर मामला जैसे जैसे कोर्ट में आगे बढ़ा, तुर्की का जिक्र गायब होता चला गया। अब बताया गया है कि उनकी मौत विस्फोटक के टुकड़ों की वजह से हुई। अलान के डेथ सर्टिफिकेट में भी यही लिखा है। कमारान ने ऐसे 250 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हैं जिनकी मौत के लिए वो तुर्की के हवाई हमलों को जिम्मेदार मानते हैं। ज्यादातर डेथ सर्टिफिकेट्स में उन्होंने बस इंफिजार लिखा है, जिसका मतलब है विस्फोट। विस्फोट तो गैस की एक बोतल का फटना भी हो सकता है या किसी बारूदी सुरंग का फटना। वो तो किसी भी चीज का विस्फोट हो सकता है। वो मौत की असल वजह नहीं लिखना चाहते हैं। इराक के अंदर कुर्दिस्तान के इलाके में कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी यानी KDP की सरकार है। KDP के शासन में तुर्की ने फॉरबिडन जोन के अंदर बड़े स्तर पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। तुर्की के सैन्य ठिकानों का पता लगाने के लिए हमने अपने ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया। हमने पाया कि दिसंबर 2024 तक इराकी जमीन पर कम से कम 136 तुर्की ठिकाने थे। हमने जिन 136 ठिकानों की पहचान की है, उनमें से 121 2018 के बाद वजूद में आए। आपको नहीं लगता कि आपके इलाके में तुर्की की इतने बड़े पैमाने पर सैन्य मौजूदगी का मतलब ये है कि KDP ने अपने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वो उन्हें हिरासत में नहीं ले रहे। वो उनके कामकाज में दखल नहीं दे रहे हैं। उनका इकलौता टारगेट PKK है। पर हमने सुना है कि तुर्की अपने कंट्रोल वाले इलाकों में किसानों की जिंदगी में भी दखल देता है। कनीमासी में सलाम सईद के फलों के बाग हैं। वो बस ये चाहते हैं कि लोग ये जगह खाली करके चले जाएं, ताकि ये सैन्य इलाका बन जाए। हमारी जांच दिखाती है कि इराक की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर तुर्की का कंट्रोल है। BBC ने बहुत बार इस पर तुर्की की सरकार की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। BBC संवाददाता सिमोना फॉल्टीन की रिपोर्ट। और बात साउथ ईस्ट एशियाई देश वियतनाम की, जो 50 साल पहले तक 2 हिस्से में बटा हुआ था। फिर 50 साल पहले आज ही के दिन उत्तर वियतनाम के टैंक साइगोन शहर में दाखिल हुए और दक्षिण में उस शासन को खत्म कर दिया जो अमेरिका की मदद से चल रहा था।
इसके साथ ही 2 दशकों से चल रही जंग भी खत्म हो गई। आज वहीं साइगोन हो ची मिन सिटी के नाम से जाना जाता है और जहां देश के एक होने का जश्न मनाया जा रहा है। वियतनाम में विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग करने पर काफ़ी सख्ती है, मगर बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेज इस सेलिब्रेशन को देखने यहाँ पहुंचे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका को हरा चुका है। ये उसी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सामने मौजूद हैं इनकी क्रांति के जनक हो ची मिन। वियतनाम के साथी देश चीन से भी लोग यहाँ आए हैं। जब उत्तर वियतनामी सैनिक प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में दाखिल हुए थे, वो लम्हा अमेरिका और उसके साथियों के लिए शर्मनाक था। जब उत्तर वियतनामी टैंकों ने 30 अप्रैल 1975 को मेरे पीछे मौजूद इन गेटों को गिराया था, तब दक्षिण वियतनाम की सत्ता और इसी नाम के मुल्क का भी अंत हो गया था। इसके साथ ही 20 साल तक उत्तर और दक्षिण वियतनाम में हुई क्रूर जंग भी खत्म हो गई थी, जिसमें 20 से 30 लाख लोगों की जान गई थी। 75 साल के ली थैन गैन ने जिंदा बचे अपने साथियों की तस्वीर दिखाई, लेकिन कईयों की मौत हो गई थी। वो खुद भी 4 बार जख्मी हुए थे। ली थैन गैन ने बताया कि उन्होंने कई साथी खोए। कुछ लड़ाइयां तो ऐसी थीं जब लगा कि सारे मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए और आखिर में हमने जीत हासिल की। उन्होंने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनका देश तबाह हो चुका था। 4 साल में अमेरिका ने इतने बम गिराए जितने उसने दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी में भी नहीं गिराए थे। जो बम फटे नहीं थे, उनमें आज भी धमाके होते हैं। जहां फ्रंट लाइन थी, वहां के जंगलों में आज भी बड़ी सावधानी से उन बमों को हटाया जा रहा है जिनमें धमाका नहीं हुआ था। ये अमेरिकी फंड से चलने वाली ब्रितानी चैरिटी मैग की टीम है। मेरे अंकल को अपनी टांगे और एक बांह ऐसे ही बम फटने की वजह से खोनी पड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। वहीं हो ची मिन शहर में वो लोग भी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं जो जंग खत्म होने के कई साल बाद जन्मे हैं। ये वो दिन है जब उत्तर और दक्षिण एकजुट होते हैं। हम एक देश के रूप में साथ आते हैं। आपको जंग के बारे में क्या पता है? सच कहूँ तो जंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे नाना दादा जंग में लड़े थे। अब हम आसमान में कोई प्लेन देखते हैं तो डर नहीं लगता। वियतनाम युवाओं का देश है। इसकी 70% आबादी 1975 के बाद जन्मी है। इन्हें जंग की याद नहीं है, मगर जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब उनका देश बंटा हुआ था, इस पर कब्जा था, मगर आज ये एकजुट और आजाद है और ये बात जश्न मनाने लायक तो है। बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेज की रिपोर्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों से धरती गर्म हो रही है, लेकिन समंदर इन गैसों के बड़े हिस्से को सोख कर क्लाइमेट चेंज के असर से बचाने में मदद कर रहा है। अब कुछ वैज्ञानिक समंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा? देखिए इंग्लैंड से बीबीसी संवाददाता जॉना फिशर की रिपोर्ट। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, समंदर उसके 1/4 हिस्से को एब्जॉर्ब कर हमारे क्लाइमेट का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। लगातार बढ़ते तापमान के बीच ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या कार्बन को सोखने की समंदर की क्षमता से पृथ्वी को ठंडा करने में मदद मिल सकती है। इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पर मौजूद वेमथ में इस सी लाइफ एक्वेरियम सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक इसी कोशिश में जुटे हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद इसे देखने वाले हम पहले ब्रॉडकास्टर हैं। ये प्रक्रिया शुरू होती है समंदर का पानी अंदर खींचकर उसमें एसिड मिलाने से। यही वो जगह है जहां पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। ये कुछ फिजी ड्रिंक जैसा है, क्योंकि जब आप इसमें एसिड मिलाते हैं तो इस पानी में मौजूद बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये ठीक वैसा है जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में बाहर निकल रही होती है। इसके बाद कार्बन को हवा से अलग कर स्टोर कर लिया जाता है। तो अब इस पानी में कार्बन की मात्रा कम हो गई है। अब इसको समुद्र में वापस छोड़ा जाएगा।
इसके बाद ये समुद्र से और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत छोटी सी भूमिका निभाएगा। सीधे वातावरण से कार्बन अलग करने के बजाय पानी से कार्बन को अलग करने का फायदा ये है कि इससे ज्यादा मात्रा में कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। हमें निश्चित तौर पर जल्द से जल्द हमारे उत्सर्जन को कम करने की जरूरत है। ये तकनीक तो केवल उन मामलों में हमारी मदद के लिए है जहां हमारे पास उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस तरीके को लेकर कई सवाल हैं, जैसे इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी और समुद्री जीवन पर लो कार्बन वाटर का क्या असर होगा। मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमें कार्बन हटाना ही होगा और फिलहाल इसके लिए बेस्ट तरीके की तलाश जारी है। बीबीसी संवाददाता जोना फिशर की रिपोर्ट। और दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंड अप में। उत्तर कोरिया ने अपने नए युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस शिप को उसने रूस की मदद से बनाया है। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक देश के नेता किम जोंग उन ने इस वॉरशिप का इंस्पेक्शन किया और कहा कि इसे इस लायक बनाएं कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सके। चीन में अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है और ये गिरावट अनुमान से भी ज्यादा रही है। अमेरिका के टैरिफ और उनके जवाब में चीन के कदमों के बाद मार्च में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। इसकी वजह यह थी कि कंपनियों ने टैरिफ लागू होने से पहले बड़ी तादाद में सामान शिप किया था, मगर फिर अप्रैल में गिरावट देखने को मिली। और आपको दिखाते हैं वैक्यूम क्लीनर रोबो, जिसे वैज्ञानिकों ने रीप्रोग्राम कर दिया है ताकि ये और भी काम कर सके। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के मुताबिक ये अब सफाई के साथ घर की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। अवन की देखरेख कर सकता है, ये वर्कआउट वीडियो भी चला सकता है। तो पहले ये सिर्फ सफाई कर पाता था, लेकिन ये अब ढेर सारे काम कर पाता है। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।